आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे संधि शारीरम, जो इसका बेसिक टॉपिक है वो देखेंगे। विद्यापीठ के एग्ज़ाम में इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार या 4 बार लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन का स्वरूप संधि जो है डिस्क्राइब करने को आता है, मतलब व्हाट इज़ संधि एंड गिव इट्स टाइप और गिव टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड इट्स व्यवहार शारीर। तो जो टाइप्स है वो सुश्रुत के अनुसार काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 5 मार्क के नोट्स में भी पूछे गए हैं। उसके अलावा व्यवहार शारीर संधि का जो है वो भी 5 मार्क को अलग से पूछा गया है, और सभी मिलके इसका एक ही क्वेश्चन होता है जो कि बेसिक्स ऑफ संधि, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है। तो उसके अनुसार एक एलएक्यू के टॉपिक के अनुसार हम इसको देख लेते हैं। तो पहले शुरू करेंगे इसकी जो निरुक्ति है उससे शुरू करते हैं कि संधि की निरुक्ति क्या है। संधि का मतलब होता है सम प्लस धा, इन दो शब्दों से ये बना है। सम का मतलब होता है सरीखे, एक सरीखे इक्वल जो होते हैं उसको सम कहते हैं, और धा का मतलब होता है धारण करने वाला। तो शरीर में जो धारण करने वाला है आयुर्वेद के हिसाब से वो सप्त धातु है। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु धा नाम से अभिप्रेत है। तो सभी 7 धातुओं को सम स्थिति में रखने वाला उसे संधि कहते हैं, ऐसी इसकी निरुक्ति है। उसके बाद में अब व्याख्या देख लेते हैं कि संधि की व्याख्या क्या है। धा धातो संधानम संधि, ये अमरकोश में आई है। धा धातो संधानम, धा धातो फिर मतलब धातु धातु को जोड़ने वाला उसे संधि कहती है, मतलब जो दो धातु को जोड़ सकता है उसे संधि कहते हैं। तो इसका मतलब यदि हम माइन्यूट लेवल पर यदि देखें इसको, तो जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल से जो जुड़ी होती है, तो वो दो सेल के बीच में जो जॉइंट है वो भी संधि इस व्याख्या से अभिप्रेत है। वैसे ही एक प्रोटीन जब बनता है तो कई सारे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो जुड़ जाता है, और उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज होता है या बॉन्ड होता है। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो भी मॉलिक्यूलर लेवल को संधि के व्याख्या में बैठता है, मतलब उसे भी हम संधि कह सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है, तो ये हुई व्याख्या। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि संधि और शरीर के कुछ जो घटक है उनका कुछ संबंध है क्या। तो इनका दोषों के साथ एक संबंध दिखाई पड़ता है। जो श्लोक आया है वाग्भट में आया है, संधि संश्लेषात श्लेषकाः संधिषु स्थिताः, मतलब श्लेषक नाम का कफ है, एक कफ का प्रकार है, वो संधि का संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब होता है पोषण करता है, उसका नरिशमेंट करता है। वो नरिशमेंट करने वाला श्लेषक कफ संधि के स्थान पर स्थित होता है, मतलब संधि में श्लेषक नाम का कफ है, मतलब कफ दोष का संधि के साथ संबंध है। दूसरा, स्रोतस का भी संधि के साथ वैसे ही एक संबंध है। मज्जावहानाम स्रोतसाम अस्तिनी मूलम संधयश्च, ये चरक में आया है, मतलब मज्जावह स्रोतस के मूल स्थान में चरक ने संधि का उल्लेख किया है कि मज्जावह जो स्रोतस है उसका मूल स्थान ही है। संधि जो है वो मज्जावह स्रोतस का मूल स्थान है। इसका मतलब है कि संधि ये स्रोतस के अनुसार देखे तो मज्जावह स्रोतस में आएगा, या मज्जावह स्रोतस का ही भाग है या मूल स्थान ही है। उसके बाद में कला, तो कला जो आई हैं, तो कला में से कला श्लेष्मधरा नाम सर्वसंधिषु प्राणभृताम भवती सुश्रुत। तो सुश्रुत संहिता में जो कला शारीरम आया है उसमें से श्लेष्मधरा नाम की जो कला है वो सभी संधि के जगहों पे अवस्थित रहती है, और उसका प्राणभृताम का मतलब है उसका पोषण करती है, भरण पोषण करती है। किसका? संधि का, मतलब श्लेष्मल धरा कला जो है वो संधि के जगहों में रहती है और उसका भरण पोषण करती है। उसके आगे मर्म, मतलब मर्म का भी संधि के साथ रिलेशन है। 20 मर्म है जो कि संधि मर्म नाम से, मतलब रचना सापेक्ष जो मर्म के प्रकार है, सीरा मर्म, संधि मर्म, अस्थि मर्म, तो उसके अनुसार संधि मर्म जो है वो 20 है और वो संधि पर अवस्थित है। तो ये जो 20 मर्म है ये कौन से है? तो जानु मर्म 2 है, कुरपुर 2 मर्म है, मणिबंध 2 मर्म है, गुल्फ 2 है, सीमंत 6 है, अधिपति 1, कुकुंदर 2,
आवर्त 2 और कृकाटिका 1, ऐसे मिलके सब 20 मर्म है जो मर्म संधि मर्म नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में दोषों का जैसे हमने संबंध देखा था, तो दोष के साम्य अवस्था में कफ का नॉर्मली संधि के स्थान में अवस्थित रहना या उसका पोषण करने का काम है। तो वैसे ही दोषों के वैषम्य में मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में भी संधियों पर उसका असर होता है, जो हमें इस श्लोक से दिखाई देता है। क्या है कि कफ क्षय, इसमें संधि पर क्या असर होता है। वाग्भट ने क्या दिया है कि कफे क्षीणे श्लेष्माशयाणाम शून्यत्वम हृदद्रव श्लथ संधि था, मतलब कफ क्षीण होने पर, कफ का क्षय होने पर श्लेष्माशय जो है, कफ से की जो आशय है उसे श्लेष्माशय कहते हैं, उसमें शून्यत्व आता है। हृदद्रव, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वो हमें नॉर्मली जो हार्ट की जो बीट्स है वो नॉर्मली हमें समझ में नहीं आते, पर हृदयद्राव कंडीशन में व्यक्ति को हाथ न लगाए विदाउट स्टेथोस्कोप उसके हार्ट बीट्स उसकी जांच होती है, उसको समझ में आते हैं, दिल की धड़कन उसे समझ में आती है, तो उसको हृदयद्राव कहते हैं। पर संधियों पर असर क्या बताया है, श्लथ संधिता, श्लथ माने ढीले होना, हल्के होना, जो है वो कफ के क्षय में संधि पर होने वाला असर है। वैसे ही मांस के क्षय मतलब धातु का जो एक क्षय है, मांस ये धातु है, उसके क्षय में भी संधि पर असर होता है। क्या होता है, चरक का श्लोक है, मांस क्षय अपि संधि वेदनाश्च प्रादुर्भवन्ति, मतलब मांस के क्षय में संधि स्थान में वेदना उत्पन्न होती है। मतलब यदि संधि स्थान में वेदना है तब मांस का क्षय ग्रंथकारों को अपेक्षित है। तो ये संबंध हुए। उसके बाद में आप संख्या देख लेते हैं कि संख्या कितनी है। पेशी स्नायु सीरा नाम तु संधि संख्या न विद्यन्ते, मतलब सुश्रुत ने ये लिखा है कि पेशी स्नायु सीरा इनके जो संधि है इनकी संख्या अनगिनत है, न विद्यन्ते अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। फिर हम जो संधि शारीरम में रचना शारीर में पढ़ते हैं वो काउंटेबल संधि कौन से है, तो सुश्रुत ने आगे वही दिया है कि संख्या तु दे दशोत्तरे द्वेशते, 210 जो है वो संधि की संख्या है। पर ये संधि कौन से है, ये अस्थि संधि है। मतलब हम जो अध्ययन कर रहे हैं रचना शारीर में संधियों का, उसमें 210 ही संधि है जिनका अध्ययन हो सकता है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है, या उसे विस्तार से हमें करना चाहिए क्योंकि उससे अलग अलग व्याधि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि प्रकार कि आयुर्वेद में संधियों के प्रकार अलग अलग अनुसार उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तब स्थिति के अनुसार, स्थिति मतलब पोजीशन, संधि शरीर में किस स्थान पर है उसके अनुसार उसके प्रकार है। ऐसे 2 प्रकार है, वाग्भट ने ये लिखाए हैं, गूढ़वंशम बृहत पृष्ठम निगूढ़ाः संधयो दृढ़ाः। तो इस श्लोक में वाग्भट ने 2 प्रकार के संधियों का वर्णन किया है, गूढ़ और निगूढ़। गूढ़ का मतलब होता है कि ऐसे संधि जो डीप है, मतलब स्किन के लेवल से बहुत डीप है, उसे पाल्पेबल या उनके एंड्स को हम पाल्पेट नहीं कर सकते, उसको एंड्स को हम पाल्पेट या छू नहीं सकते, ऐसे संधि को गूढ़ संधि बताया है वाग्भट ने। और दूसरे जिस संधि के प्रवर्धों को हम टच कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, उन्हें निगूढ़ कहा गया है। मतलब गूढ़ और निगूढ़ ऐसे संधि के स्थिति के अनुसार उसके 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद में सुश्रुत ने गति के अनुसार एक प्रकार बताया, संधियों के प्रकार बताए हैं। तो संधिस्तु द्विविधाः चेष्टावन्ताः स्थिराश्च, मतलब संधि 2 प्रकार के होते हैं गति के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। एक होता है चेष्टावंत और दूसरा होता है स्थिर। गति मतलब हलचल, मूवमेंट। तो ऐसे संधि शरीर में है वो चेष्टावंत, चेष्टावंत मतलब जिनमें मूवमेंट होती है, और स्थिराः मतलब ऐसे संधि जिनमें मूवमेंट नहीं होती। ऐसे 2 प्रकार गति के अनुसार सुश्रुत ने गिनवाए हैं। उसके बाद में रचना के अनुसार सुश्रुत ने और प्रकार बताए हैं। तो वो प्रकार जो है रेगुलरली 8 प्रकार जो है वो देख लेते हैं। कोर उलुखुल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायुस्तुंद मंडल शंखावर्त।
ये जो 8 प्रकार है उसको हम सविस्तर आगे देखेंगे, जो कि रचना के अनुसार होते हैं। तो पहला प्रकार जो है वो कोर संधि है। कोर संधि मतलब, कोर का मतलब होता है आधुनिक शास्त्र के अनुसार वो हिंज प्रकार के जो है, उसका एग्जाम्पल है एक एल्बो जॉइंट। तो जिसमें जैसे कि हिंज होती है, मतलब जो डोर होता है उसको जो डोर हिलने के लिए उसमें जो बिजागरी लगती है, हिंज लगती है, उससे जो डोर का होता है वो एक दिशा में ही मुड़ पाता है। तो उस प्रकार से हमारे शरीर के अस्थि पर्व उस संधि के आजू बाजू में डोर के समान ही एक दिशा में यदि मूव हो पाए तो ऐसे संधि को कोर संधि कहते हैं। तो एल्बो जॉइंट भी वैसा ही है, 4 आर्म है और आर्म में बनने वाला ये संधि है एल्बो जॉइंट। इसके अनुसार आर्म और 4 आर्म एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ये मूवमेंट इसमें होती है, मतलब जो मूवमेंट हो रही है वो विशिष्ट दिशा में ही हो पा रही है, इसमें रोटेशन मूवमेंट नहीं होती है, एल्बो जॉइंट में हो नहीं सकती, क्योंकि जिस जगह पे ये जॉइंट हुआ है उस ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के हिसाब से और कोरोनॉइड प्रोसेस के हिसाब से कोर संधि बना है, और उसके इसे सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट पॉसिबल है। दूसरा संधि है उलूखल संधि। उलू का मतलब होता है उखल और खल का मतलब होता है बत्ता, खुलगट भाग, मतलब बॉल एंड सॉकेट। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से ये संधि बॉल एंड सॉकेट है, यानी हिप जॉइंट इसका एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल। इसमें होता क्या है कि एक जो पार्टिसिपेटिंग बोन है जॉइंट में फॉर्म होने वाला वो बॉल के जैसा दिखता है, और दूसरा जो अस्थि पर्व संधि फॉर्म करता है वो सॉकेट के जैसा डीप होता है। तो उससे जो संधि बनता है उसे उलूखल संधि कहते हैं। तो हिप जॉइंट में देखा तो फीमर का हेड है और एसिटाबुलर कैविटी है जो कि हिप बोन की है, तो उससे जो बनने वाला संधि है वो उलूखल संधि है। ठीक है, उसके बाद में है सामुद्ग संधि। तो सामुद्ग का मतलब होता है आधुनिक शास्त्र के हिसाब से सैडल जॉइंट, और इसका एग्जाम्पल है सैक्रोइलियाक जॉइंट। सामुद्ग मतलब संपुट, संपुट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे एजेस पर संधि है, मतलब दो जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है संधि के, उनके आर्टिकुलेटिंग पार्ट एजेस पर संधि हो रहा है, जॉइंट हो रहा है, पर एज के अंतर दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स में कैविटी है, मतलब जॉइंट के अंदर बोन्स में कैविटी है, हॉलो स्पेस है। मतलब सूटकेस जब लगती है तो निचला और ऊपर का हिस्सा एजेस के वहाँ वो लॉक हो सकता है या वो मिल जाते हैं, और उसके बीच में जो जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं वहाँ कैविटी बन जाती है। तो उस प्रकार के यदि संधि हो और वैसे प्रवर्ध हो तो उसे सामुद्ग संधि कहते हैं। तो सैक्रोइलियाक जॉइंट उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके बाद में आता है चौथा प्रकार प्रतर संधि। प्रतर संधि माने आधुनिक शास्त्र के हिसाब से प्लेन जॉइंट। इसका एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, मतलब वर्टिब्रा के बीच में होने वाला जॉइंट। अब यहाँ देख लेते हैं कि प्लेन जॉइंट मतलब जो पार्टिसिपेटिंग बोन्स है जॉइंट फॉर्मेशन में उनके दोनों भी एंड्स जो है वो प्लेन है, उनमें कोई डीपेस्ट पार्ट नहीं, जैसे सामुद्ग संधि में कैविटी होती है वहाँ पे, पर प्रतर संधि में वहाँ कैविटी नहीं होती है। तो वो सामुद्ग और प्रतर में भिन्नता है। उसके बाद में आता है तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी आज के हिसाब से सूचरल जॉइंट्स है, मतलब जो सूचर्स है स्कल बोन्स में जो सूचर्स बनते हैं उस प्रकार की जो रचना है, वैसे हिप बोन में भी बनते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन जो एसिटेबुलर कैविटी के दरमियान सूचर्स फॉर्म करते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। तो ये जो सूचरल है ये तुन्न सेवनी प्रकार के संधि है। उसके बाद में छठा प्रकार आता है वायुस तुंड। उसे आधुनिक शास्त्र कहता है कि आधुनिक शास्त्र के हिसाब से ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में हमें दिखाई पड़ता है। वायुस का मतलब होता है कौवा और तुंड का मतलब होता है चोच, कि ऐसा जॉइंट जिसमें उसका पार्टिसिपेटिंग जो बोन है जॉइंट में वो कौवे के चोंच के जैसे दिखता है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो फॉर्म होता है उसमें भी यदि देखिए तो हनवस्ती जो है, मतलब मैंडिबल जो है उसका जो पार्ट है वो कौवे के तुंड के जैसा कॉन्डिलॉइड दिखता है। वो प्रोसेस जो है कॉन्डिलॉइड प्रोसेस वो
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फॉर्मेशन में भाग लेती है। तो सुश्रुत के अनुसार ये वायुस्तुंड प्रकार का संधि है और ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट आधुनिक शास्त्र के हिसाब से होता है। उसके बाद में आगे का संधि प्रकार है मंडल संधि। मंडल संधि माने क्या, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट। आधुनिक शास्त्र कार्टिलेजिनस जॉइंट करता है। एग्जाम्पल है ट्रकियल रिंग्स, मतलब ट्रकियल जो रिंग्स है 15 से 18 तक जो ट्रकियल रिंग्स होती है, सी शेप ट्रकियल रिंग्स, जो एक के ऊपर एक रहती है और उनमें जो संधि फॉर्म होता है उसे मंडल संधि या कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। ऐसे जो संधि है मंडल प्रकार के संधि और भी शरीर में है, तो वो है कंठ के स्थान में जो कि ट्रकिया में है। उसके बाद में हृदय में भी कहे है सुश्रुत ने, नेत्र में भी कहे है, क्लोम नाड़ीशु मंडला, ऐसे प्रकार से उसका वर्णन आया है। तो अब कंठ में जो संधि है वो थोड़ा इस मंडल संधि को थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं, क्योंकि इस पे इसके पहले शॉर्ट नोट आई है। तो कंठ में जो संधि है वो कार्टिलेजेस है। कौन से कार्टिलेजेस है कि लैरिंग्स में जो कार्टिलेजेस है वो कंठ में है, मतलब लैरिंग्स में जो सुर्खती कहते हैं जिसे कार्टिलेजेस, जो पियर्ड है अनपियर्ड है, उनमें जो जॉइंट होते हैं वो कंठ के संधि है मंडल प्रकार की। दूसरे अब हृदय में भी उन्होंने संधि गिनवाए हैं सुश्रुत ने, तो वो क्या है, तो हृदय में जो सेमी लूनार वॉल्स है, ट्राइकस्पिड वॉल्स है और बाइकस्पिड वॉल्स है, ये सभी संधियों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉन्ड्रोसाइट से बना है। और इस हिसाब से ये वॉल जो है पूरे, मतलब हार्ट के जो वॉल्स है वो सब वॉल्स मंडल संधि के उदाहरण सुश्रुत ने गिनवाए हैं। उसके बाद में नेत्र में भी संधि कहे गए हैं कि नेत्र में जो मंडल है 6 प्रकार के मंडल आए हैं। कौन से मंडल आए हैं, पक्ष्म वर्त्मगत मंडल, ये कौन सा है, तो आईलिड मार्जिन्स, इनमें होने वाला संधि। वर्त्म शुक्लगत संधि कहा गया है, वो कौन सा है, तो फॉर्निकल कंजंक्टिवा है। उसके बाद में शुक्ल कृष्णगत संधि आया है, ये है लिम्बस। लिम्बस नाम का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कंजंक्टिवा और कॉर्निया इनके बीच का जो संधि है वो लिम्बस के नाम से जाना जाता है, उसे कृष्ण शुक्लगत संधि कहा जाता है। उसके बाद में कृष्ण दृष्टिगत संधि आया है जो कि सिलियरी बॉडीज है। उसके बाद में कनिनिक संधि जो है वो इनर कैंथस है और अपांग संधि वो है आउटर कैंथस। ऐसे नेत्र में 6 संधि आए हैं जो भी मंडल प्रकार के संधि का ही उदाहरण है। उसके बाद में क्लोम नाड़ीशु एक शब्द आया है। क्लोम नाड़ी मतलब जो पहले हमने देखे हैं कि जो ट्रकिया के बीच में जो रिंग्स है 16 से 20 तक सी शेप जो रिंग होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग एक के ऊपर एक होती है, तो उनमें जो जॉइंट बनता है वो भी जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट है और वो मंडल संधि के प्रकार में सुश्रुत ने लिया है। तो ये मंडल संधि शॉर्ट नोट्स भी इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में आखिरी जो प्रकार है रचना के अनुसार बनता है वो है शंखावर्त संधि। तो शंखावर्त संधि जो है क्या है, श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्ताः, ऐसा शब्द आया है सुश्रुत में। तो श्रोत्र मतलब कान और श्रृंगाटक नाम का जो मर्म है, मतलब ये क्रेनियल फोसा में आया हुआ स्ट्रक्चर है। तो जो क्रेनियल फोसा में आया हुआ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो है वहाँ में जो जॉइंट बनता है वो शंखावर्त संधि से बनता है, वो शंखावर्त संधि से बनता है। इसके अनुसार वो अलग से शंखावर्त संधि बोल के उसको लिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में हम कुछ अप्लाइड एनाटॉमी के एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि सामान्य व्यवहार शरीर क्या होता है, कि संधियों में व्यवहार शरीर कौन सा है। तो पहले आता है डिसलोकेशन। जॉइंट्स में जो होता है कॉमनली डिसलोकेशन आता है। तो डिसलोकेशन मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपेटिंग बोन से जॉइंट्स में भाग लेने वाले वो पार्टिसिपेटिंग बोन अपनी जगह यदि छोड़ दे, मतलब आर्टिकुलर सरफेस यदि जॉइंट से अपनी जगह छोड़ दे और बाजू में हट जाए तो उसे डिसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है, यहाँ डिसलोकेशन, अपनी जगह छोड़ दे तो वो डिसलोकेशन नाम से जाना जाता है। फ्रैक्चर होके भी बोन्स डिसलोकेट हो सकता है पर वो फ्रैक्चर डिसलोकेशन है। पर यदि विदाउट फ्रैक्चर यदि अपना बोन्स एंड्स जो है वो संधि से हटकर बाजू में हो जाए तो उसे भी डिसलोकेशन कहा जाता है। उसके बाद में आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट और जॉइंट स्ट्रक्चर, जो जॉइंट में इन्वॉल्व हुए स्ट्रक्चर्स है
मतलब कौन से कि उसके जो एंड्स है, उसके बाद में जो आर्टिकुलर कार्टिलेजस है, उसके बाद में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ये जो उसके जो पार्ट्स है, बाद में उसके लिगामेंट्स आते हैं, ये सभी या उनमें से एक यदि इन्फ्लेम हो जाए तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस इन्फ्लामेशन को, जॉइंट की इन्फ्लामेशन को आर्थराइटिस करते हैं। तो आर्थराइटिस इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव ऐसे दोनों प्रकार का होता है। तो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस मोस्ट ऑफ कॉमन यूनिलैटरल होता है, मतलब एक ही जॉइंट में फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होता है। मोस्टली गोनोकोकल आर्थराइटिस इन्फेक्टिव में ज़्यादा पाया जाता है। और नॉन इन्फेक्टिव जो आर्थराइटिस होते हैं उसमें रोमैटिक फीवर है, रोमैटॉइड फीवर है और ओस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब ऐसे 3 प्रकार के कॉमन आर्थराइटिस होते हैं। उसके बाद में और एक गाउटी आर्थराइटिस बोल के होता है और वो लिमिटेड टू सम जॉइंट्स होता है। तो ऐसे आर्थराइटिस एक अप्लाइड एस्पेक्ट है जॉइंट का। उसके बाद में स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। तो किसी जॉइंट में यदि मोच आती है तो जॉइंट के जो ऊपर संधि के बंध जो होते हैं, लिगामेंट्स, उनमें यदि स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्टिचिंग हो जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, उस वजह से उनमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं। तो ये जॉइंट में भी इन्वॉल्व है। यदि ये डीप होता है तो कभी कभी लिगामेंट में टीयर भी आ जाता है, उससे लंबे समय तक उसे क्योर करना संभव होता है, मतलब ज़्यादा समय के बाद ही वो क्योर हो सकता है। उसके बाद में आता है स्टिफनेस, मतलब जॉइंट में स्टिफनेस आती है यदि जॉइंट के जो साइनोवियल जॉइंट है, मोस्टली उस साइनोवियल बड़े जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी जो विस्कोसिटी है वो यदि बढ़ जाए किस कारणवश, मतलब कुछ डिसीज कंडीशन में या ओल्ड एज की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से यदि बढ़ जाती है, तो उस वजह से उस विस्कोसिटी की बढ़ जाने की वजह से जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हो नहीं पाती है संधि की, तो वो मूवमेंट या हलचल उसकी बंद हो जाती है। तो उस वजह से उसे स्टिफनेस कहते हैं। उससे स्टिफनेस कैसे, ऐसी स्टिफनेस मोस्टली ओस्टियोआर्थराइटिस नाम का जो आर्थराइटिस है उसमें मॉर्निंग के समय में नॉर्मली जब हम बेड से उठते हैं तब ये मॉर्निंग स्टिफनेस ओस्टियोआर्थराइटिस में कॉमन है, या फिर इससे भी ओस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस है और उससे ओस्टियोआर्थराइटिस निर्माण होता है, या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस का एक लक्षण माना जाता है। तो ये हुआ जनरल पार्ट। इसके बाद में हम मॉडर्न के कुछ जॉइंट्स के टाइप भी देख लेते हैं कि मॉडर्न के अनुसार जॉइंट्स की कितने टाइप्स होते हैं। तो मॉडर्न के अनुसार जॉइंट्स के टाइप्स जो है 3 प्रकार के जॉइंट्स आधुनिक शास्त्र ने गिनवाए हैं। तो वो पहला प्रकार है फाइब्रस जॉइंट, एग्जाम्पल है टूथ सॉकेट, और भी उसके एग्जाम्पल है पर टूथ सॉकेट उसका एक एग्जाम्पल है बेहतरीन। फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं? इन फाइब्रस जॉइंट्स द बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यू, दे आर इमूवेबल, दे आर इमूवेबल। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल है टूथ सॉकेट्स। उसके बाद में कार्टिलेजिनस जॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ बोन्स आर ज्वाइंड बाय कार्टिलेजेस, मतलब इस प्रकार संधि में बोन्स जो है कार्टिलेज से ज्वाइंट हुए होते हैं। इसका एग्जांपल है कॉन्ट्रोस्टर्नल जॉइंट। उसके बाद में आता है साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स कौन से हैं? दे कंटेन साइनोवियल कैविटी एंड फ्लूइड कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज एंड सपोर्टेड बाय आर्टिकुलर कैप्सूल। ये उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये साइनोवियल जॉइंट के आगे हम सब प्रकार जो है सब टाइप्स वो भी देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट के 7 प्रकार आधुनिक शास्त्र ने गिनवाए हैं। तो आधुनिक शास्त्र के हिसाब से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप जॉइंट उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके बाद में सैडल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल में जो जॉइंट हो रहा है वो सैडल जॉइंट के हिसाब से है। बाद में पिवोट जॉइंट जो है वो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जो है वर्टिब्रा में होने वाला जो जॉइंट है वो एटलेंटो फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, और उसमें होने वाला जॉइंट जो है वो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हिंज जॉइंट, ये भी हमने पहले ही देख लिया है, आयुर्वेद में इसका प्रकार आया था। एंकल जॉइंट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। कॉन्डिलर जॉइंट, नी जॉइंट वही कॉन्डिलर जॉइंट है। इलिप्सॉइड जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट जो है वो इलिप्सॉइड प्रकार में आता है। और प्लेन जॉइंट, इंटरकार्पल जो बोन्स है उसमें होने वाले जो संधि है वो प्लेन जॉइंट के प्रकार में आते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये पूरा जॉइंट का आधुनिक शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से इसका वर्णन आता है।
तो ये हुआ हमारा एक बेसिक्स ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर, मतलब जॉइंट्स में बेसिक क्या होता है तो उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर और ये पार्ट एक LAQ को कवर करते हैं, जिसमें कि हमने संधि के, रिपीट एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने को संधि माने क्या। तो व्हाट डिफाइन संधि एंड एक्सप्लेन द सुश्रुतोक्त संधि प्रकार व आयुर्वेदोक्त संधि प्रकार विथ व्यवहार शारीर। ऐसा यदि हमें क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, जिसमें हमने संधि के व्याख्या भी देखी, निरुक्ति भी देखी, उसके बाद में उसके प्रकार भी देखे, उसके प्रकार के वर्गीकरण भी देखे, उसके बाद में आधुनिक शास्त्र के हिसाब से भी प्रकार देखे, उसका व्यवहार शारीर भी देखा। तो इसमें हमने एक LAQ और शॉर्ट नोट्स, अब शॉर्ट नोट्स कौन सी कवर हुई है, मंडल संधि एक कवर हुआ है, सुश्रुतोक्त संधि प्रकार कवर हुए हैं, आयुर्वेदोक्त संधि प्रकार कवर हुए हैं, उसके बाद में संधि का व्यवहार शारीर ये भी इसमें कवर हुआ है। तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अनुसार इसे प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम के अनुसार उसको प्रिपेयर रखिए। तो इसमें जब हम एग्ज़ाम के अनुसार LAQ जब आता है तो हमें जहाँ पे हम प्रकार कर रहे हैं संधि के रचना सापेक्ष प्रकार, कोर, उलकल, सामुद्गम, प्रततुंड, सेवनी, ये जो 8 प्रकार है इसकी फिगर निकालना ज़रूरी है। वैसे ही यदि ये 5 मार्क के क्वेश्चन में संधि प्रकार आते हैं वहाँ भी फिगर निकालना ज़रूरी है। वैसे ही मंडल संधि यदि अलग से 5 मार्क के लिए आता है तो वहाँ भी हमें फिगर निकालना ज़रूरी है। तो ये हुआ पूरा संधि के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आयुर्वेद के हिसाब से है। तो इज ऑल अबाउट संधि। थैंक यू।